अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन की प्रॉब्लम नंबर 17 को देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हैज़ एट 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है जो कि 31 अक्टूबर की है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पार्टिकुलर गिवन है। यहाँ पे देखें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, दैट्स वाई ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है। और बैंक स्टेटमेंट की जो हमारे पास डेबिट साइड होती है वो अनफेवरेबल बैलेंस को शो करती है जिसकी अमाउंट 4700 है। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पे क्या है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका आंसर भी देख लें। तो यहाँ पर हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है जो कि 2380 है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट और इसका डेबिट बैलेंस है यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है जिसकी अमाउंट 4700 है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पॉइंट है चेक इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर अमाउंटेड टू Rs 1800 ऑफ विच चेक ऑफ Rs 1050 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। यहाँ पे देखें कि 1800 के चेक इशू किए गए जिसमें सिर्फ 10,050 के जो चेक हैं वो बैंक को प्रेजेंट किए गए। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास प्रेजेंटेड चेक हैं और प्रेजेंटेड चेक ऐसे चेक होते हैं कि बैंक पेमेंट के लिए इशू करता है और अपनी कैश बुक में से उसकी अमाउंट लेस कर लेते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट लेस नहीं होती। अब यहाँ पे उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि 1800 के चेक थे जिनमें से सिर्फ 10,050 के चेक जो हुए हैं प्रेजेंट हुए हैं, दैट्स वाई हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 750 का जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक का क्या ट्रीटमेंट होता है कि इसको हम बैंक स्टेटमेंट में से लेस करते हैं क्योंकि कैश बुक में से ये अमाउंट लेस हो चुकी थी, तो हम बैंक स्टेटमेंट में से इसकी अमाउंट को लेस करते हैं ताकि बैलेंस इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इशूड चेक जिनकी वैल्यू 750 है। 4700 में 750 को ऐड करें तो ये हमारे पास 5450 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 31 अक्टूबर Rs 235 डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट कि ओवरड्राफ्ट पे जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज की 235 वो डेबिट की गई यानी कि बैंक में से ये अमाउंट लेस हुई। तो हम बैंक स्टेटमेंट में से इस अमाउंट को वापस ऐड करते हैं ताकि हमारे पास बैलेंस इक्वल आए, लेकिन हम इसको लेस करेंगे। दैट्स रीजन यह है कि इसका बैलेंस अनफेवरेबल है। तो हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेट्स इन द बैंक जिनकी अमाउंट 235 है। जब हम 5450 में से 235 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5215। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इसकी डी ट्रांजैक्शन है या डी पार्टिकुलर है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक वर Rs 3250, यानी कि चेक बैंक को पेड किए गए लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुए जिनकी वैल्यू 3250 है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अनक्लियर चेक होते हैं। अनक्लियर चेक कौन से होते हैं कि ये ऐसे चेक होते हैं कस्टमर क्या करता है बैंक को पेमेंट करता है, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस को पेमेंट करता है और बिजनेस अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लेता है लेकिन बैंक में ये अमाउंट ऐड नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में हमें ये अमाउंट ऐड करनी चाहिए थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट का हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। लेस चेक पेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर। तो जब हम 5215 में से 3250 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 1965 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका ई पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू Rs 65 कि बैंक में जो 65 रुपीज़ के चार्जेस हैं वो डेबिट हुए, दैट्स वाई जो बैंक में से ये अमाउंट लेस हुई। तो हम बैंक स्टेटमेंट में से वापस ऐड करते हैं ताकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस इक्वल आए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक जिनकी वैल्यू 65 है। तो 1965 में से 65 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 1900 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका एफ पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एट एक्स्ट्रा कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू Rs 350। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका एफ पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू Rs 350 कि 350 जो अमाउंट है वो बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड और इंटरेस्ट के तौर पे उसके अकाउंट में ऐड की यानी कि क्रेडिटेड की। तो बैंक में हमारे पास ये अमाउंट अकाउंट में ऐड हो चुकी है, तो हम क्या कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में से इसको लेस करते हैं ताकि हमारे पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अनफेवरेबल है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक 350 और जब हम 1900 में 350 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2250 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है
A check for Rs 220 received from a customer and entered in the bank column of the cash book were omitted to be paid into the bank. कि जो चेक के थ्रू बिजनेस ने कस्टमर से पेमेंट रिसीव की 220 की और उसको अपनी कैश बुक में इंटर किया, लेकिन बैंक को पे करना भूल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बैंक में भी इस अमाउंट को ऐड करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। लेस चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर 220, तो 2250 में जब हम 220 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2030। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट एच है, a customer has directly paid Rs 350 to our banker in settlement of his account। तो जो कस्टमर था उसने डायरेक्टली 350 बैंक को पेड किया और अपने अकाउंट को सेटल किया, यानी कि ये हमारे पास जो बिजनेस था उसका कस्टमर था, उसने डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट की, तो बैंक में ये अमाउंट ऐड हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए था कि बैंक में से ये अमाउंट लेस करनी चाहिए थी ताकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आए, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। ऐड कस्टमर हैज डायरेक्टली पेड, तो यहाँ पे 350 है, जब हम 2030 में 350 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2380 आ जाएगा। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।